नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है शंखनाद। शंखनाद कहानी प्रसिद्ध रचनाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। कहानी मध्यम वर्गीय परिवार की है। कहानी में आज की सामाजिक परिवेश की स्पष्ट झलकियां मिलती हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी शंखनाद। भानु चौधरी अपने गांव के मुखिया थे। गांव में उनका बड़ा ही मान था। दरोगा जी उन्हें टाट बिना बिछाए जमीन पर बैठने न देते थे। मुखिया साहब की ऐसी धाक बंधी हुई थी कि उनकी मर्जी के बिना गांव का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। कोई भी घटना हो, चाहे वह सास बहू का विवाद हो, चाहे मेड़ या खेत का झगड़ा हो, चौधरी साहब के शासनाधिकार को पूर्ण रूप से सचेत करने के लिए काफी थी। वह तुरंत घटना स्थल पर जा पहुंचते। तहकीकात होने लगती। गवाह और सबूत के सिवा किसी अभियोग को सफलता सहित चलाने के लिए जिन बातों की जरूरत होती है, वह सब इन सब पर विचार होता। चौधरी जी के दरबार का फैसला हो जाता। किसी को अदालत जाने की जरूरत न पड़ती थी। हाँ, कष्ट के लिए चौधरी साहब कुछ फीस जरूर लेते थे। यदि किसी अवसर पर फीस न मिलने की असुविधा के कारण उन्हें धीरज से काम लेना पड़ता तो गांव में आफत मच जाती थी, क्योंकि उनके धीरज और दरोगा जी के क्रोध में कोई घनिष्ठ संबंध था। सारांश यह है कि चौधरी जी से उनके दोस्त और दुश्मन दोनों चौकन्ने रहते थे। चौधरी महाशय के 3 सुयोग्य पुत्र थे। बड़े लड़के का नाम बितान चौधरी, जो एक सुशिक्षित मनुष्य थे। डाकिया के रजिस्टर पर दस्तखत कर लेते थे। बड़े अनुभवी, बड़े मर्मज्ञ, बड़े नीति कुशल, मिर्जिए की जगह कमीज पहनते थे। कभी कभी सिगरेट भी पीते थे, जिसे उनका बड़ा गौरव बढ़ता था। यद्यपि उनके ये दुर्व्यसन बूढ़े चौधरी को नापसंद थे, पर बेचारे विवश थे, क्योंकि अदालत और कानून के मामले बितान चौधरी के हाथ में ही थे। वह कानून का पुतला था। कानून की दफाएं उनकी जबान पर रटी हुई रहती थी। गवाह गढ़ने में वह पूरा उस्ताद था। मंझले लड़के का नाम शान चौधरी, जो कृषि विभाग के अधिकारी थे। बुद्धि के मंद लेकिन शरीर से बड़े परिश्रमी। जहां घास न जमी हो वहां केसर जमा दे। तीसरे लड़के का नाम गुमान चौधरी, वह बड़ा ही रसिक और साथ ही उद्दंड भी था। मुहर्रम के ढोल इतनी जोर से बजाता कि कान के पर्दे फट जाते। मछली फांसने का बड़ा शौकीन था। बड़ा रंगीला जवान था। खंजड़ी बजा बजा कर जब वह मीठे स्वर में ख्याल गाता तो रंग जम जाता था। उसे दंगल का शौक था कि कोसों तक धावा मारता, पर घर वाले कुछ ऐसे शुष्क थे कि उसके इसी व्यसनों से तनिक भी सहानुभूति न रखते थे। पिता और भाइयों ने तो उसे ऊषर का खेत समझ रखा था। धुड़की धमकी, शिक्षा उपदेश, स्नेह विनय, किसी का उस पर कुछ असर न हुआ। हाँ, भाभियां अभी तक उसकी ओर से निराश नहीं हुई थी। वे अभी तक उसे कड़वी दवाएं पिलाई जाती थी, पर आलस वह रोग है जिसका रोगी कभी नहीं संभलता। ऐसा कोई बिरला ही दिन होता होगा कि बाकी गुमान चौधरी को भाभियों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते हों। वो विषैले शर कभी कभी उसके कठोर हृदय में चुभ जाते थे, किंतु यह घाव रात भर से अधिक न रहता। भोर होते ही थकान के साथ ही पीड़ा भी शांत हो जाती। तड़का हुआ, सुबह मुंह हाथ धोया, बंसी उठाई, तालाब की ओर चल पड़ा। भाभियां फूलों की वर्षा करती रहीं। बूढ़े चौधरी पैतरे बदलते रहे और भाई तीखी निगाह से देखते रहते, पर अपनी धुन में वह पूरा बांका गुमान उन लोगों के बीच से इस प्रकार अकड़ता हुआ चला जाता जैसे कोई मस्त हाथी कुत्तों के बीच से निकलता है। उसे सुमार्ग पर चलने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए गए। बाप समझाता, बेटा किसी तरह राह चलो जिससे तुम्हें भी कुछ पैसे मिले और गृहस्थी का भी निर्वाह हो। भाइयों के भरोसे कब तक रहोगे? मैं पका आम हूँ, आज टपक पड़ा या कल फिर तुम्हारा निबाह कैसे होगा? भाई बात भी ना पूछेंगे। भाभीियों का रंग तो तुम देख ही रहे हो। तुम्हारे भी लड़के बच्चे हैं, उनका भार कैसे संभालोगे? खेती में जी लगा के रहो या कहो तो कांस्टेबल में भर्ती करवा दूं। बाका गुमान चौधरी खड़ा खड़ा यह सब सुनता रहा, लेकिन पत्थर का सा देवता कभी पसीजता न था। इन महाशय के अत्याचार का दंड उनकी पत्नी बेचारी को भोगना पड़ता था। मेहनत के घर के जितने भी काम होते वे उसी के सिर पर थोपे जाते। उपले पाती, कुएं से पानी लाती, आटा पीसती, तिस पर भी जेठानियां सीधे मुंह बात न करती थी। वाघ की बाणों के से भेद छेदा करती थी। एक बार जब पति से कई दिन वह रूठी रही तो बांके गुमान कुछ नरम हुए और बाप से जाकर बोले, मुझे कोई दुकान खुलवा दीजिए। चौधरी ने महात्मा को धन्यवाद दिया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। बोले, भूले न समय, कई 100 रुपए लगाकर कपड़े की दुकान खुलवा दी। गुमान के भाग जागे। तंजेब की चुन्नटदार कुर्ता बनवाए, मलमल का साफा धानी रंग में रंगवाया। सौदा बिके या ना बिके उसे लाभ ही होना था। दुकान खुली हुई है, 10-5 गाढ़े मित्र जमे हुए हैं। चरस की दम और ख्याल के ताने उड़ रही हैं।
चल झटपट री जमुना तटरी खाड़ो नटखटरी। इस तरह की 3 महीने चैन से कटे। बाकी गुमान ने खूब दिल खोल कर अरमान निकाले, यहाँ तक कि सारी लागत लाभ हो गई। टाट के टुकड़े की सिवा कुछ ना बचा। बूढ़े चौधरी कुएं में गिरने चले। भाभीियों ने घोर आंदोलन मचाया। अरे राम, हमारे बच्चे, हम चिथड़ों को तरसे और गाढ़े का कुर्ता भी नसीब ना हो, और इतनी बड़ी दुकान पर इस निखट्टू का कफन बन गई। अब कौन मुंह दिखाएंगे? कौन मुंह लिए हुए फिर घर आया? और वह पुरानी वही चाल चलने लगा। कानूनदा बितान चौधरी उनके ये ठाट बाट देख कर जल जाते। सारे दिन पसीना खून में बहाऊं, मुझे नैनसुख का कुर्ता भी ना मिले, और या अपाहिज सारे दिन चारपाई तोड़े और यूं बन ठन कर निकले। ऐसे वस्त्र तो शायद मुझे अपने ब्याह में ना भी मिले होंगे। मीठे सान चौधरी के हृदय में भी कुछ इसी तरह के ही विचार उठते थे। अंत में यह जलन ना सही गई। अग्नि भड़की तो एक दिन कानूनदा बितान की पत्नी गुमान के सारे कपड़े उठा लाई और उस पर मिट्टी का तेल उड़ेल कर आग लगा दी। ज्वाला उठी, सारे कपड़े देखते देखते जलकर राख हो गए। गुमान रोते रहे, पर दोनों भाई खड़े तमाशा देखते रहे। बूढ़े चौधरी ने यह दृश्य देखा, सिर पीट लिया। दैशाग्नि है, घर को जलाकर तब बुझेगी। यह ज्वाला तो थोड़ी देर में शांत हो गई, परंतु हृदय की आग ज्यों की त्यों दहकती रही। अंत में एक दिन बूढ़े चौधरी ने घर के सब मेंबरों को एकत्र किया और इस गूढ़ विषय पर विचार करने लगे कि कैसे बेड़ा पार हो। बितान चौधरी बोले, बेटा, तुमने आज देखा कि बात की बात में सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। अब इस तरह निर्वाह होना असंभव है। तुम समझदार हो, मुकदमे मामले करते हो, कोई ऐसी राह निकालो कि घर डूबने से बचे। मैं तो चाहता था कि जब तक यह चोला रहे सबको समेटे रहूं, मगर भगवान के मन में कुछ और ही है। बितान की नीति कुशलता अपनी चतुर सहभागिनी के सामने लुप्त हो जाती। वह अभी इनका उत्तर सोच ही रहे थे कि श्रीमती जी बोल उठी, दादाजी, अब समझने और समझाने से काम न चलेगा। सहते सहते हमारा कलेजा पक गया है। बेटे की जितनी पीर बाप को होगी, उतनी भाइयों को उतनी क्या, उसकी आधी भी नहीं हो सकती। मैं तो साफ कहती हूँ, गुमान का तुम्हारी कमाई में हक है, और उन्हें कंचन की कौर खिलाओ और चांदी के हिंडोले में झुलाओ। हमसे इतना बूता ना इतना कलेजा है। अब हम हमारी झोपड़ी अलग बना लेंगे। हाँ, जो कुछ हमारा हो वह हमको मिलना चाहिए। बांट बखरा कर दीजिए, भला के 4 आदमी हंसेंगे। पर अब कहाँ तक दुनिया की लाज ढोवें। नीति की बितान इस पर प्रबल प्रवक्ता का जो असर हुआ वह उसके विकसित और प्रमुदित चेहरे से झलक रहा था। उसमें स्वयं इतना साहस न था कि इस प्रस्ताव को अपनी स्पष्टता से व्यक्त कर सकते। नीति की महाशय गंभीरता से बोले, जायदाद मुश्तरका मनुकुला या मैं गौर मनुकुला आपके हीन हयात तकसीम की जाती है, जिसकी नज़ीरें मौजूद हैं। ज़मींदार को शकीमुत्तुल मिल्कियत करने का कोई हस्त हाकक नहीं है। अब मंद बुद्धि शान की बारी आई। वह बेचारा किसान बैलों के पीछे आंखें बंद करके चलने वाला ऐसे गूढ़ विषय को कैसे मुंह खोलता, दुविधा में पड़ गया। तब तक उनकी सत्यवक्ता धर्मपत्नी ने अपनी जेठानी के अनुसरण कर कठिन कार्य संपन्न किया। बोली, बड़ी बहन ने जो कहा है उसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई तो कलेजा तोड़ फोड़ कर कमाए, पैसे को तरसे, तन ढकने को वस्त्र ना मिले, और कोई सुख की नींद सोए हाथ बढ़ा बढ़ा कर खाए। ऐसी अंधेरी नगरी में अब हमारा निवाह ना होगा। सान चौधरी ने भी इस प्रस्ताव पर मुक्त कंठ से अनुमोदन किया। अब बूढ़े चौधरी गुमान से बोले, क्यों बेटा, तुम्हें भी मंजूर है? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। यह आग अभी बुझ सकती है। काम सबको प्यारा है, जाम किसी को नहीं। बोलो, क्या कहते हो? कुछ काम धंधा करोगे या अभी भी आंखें नहीं खुली हैं? गुमान चौधरी ने धैर्य की कमी न थी। बातों को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना उसका नित्य कर्म था, किंतु भाइयों की इस नाज मुरीदी पर भी उसे क्रोध आ गया। बोला, भाइयों को जो इच्छा है वही मेरे मन में भी लगी हुई है। मैं इस जंजाल से भागना चाहता हूँ। जिसे मंजूरी होगी मुझसे मंजूरी ना होगी। मैं जिसके भाग्य में चक्की पीसना बदा है वह पीसे। मेरे भाग्य में चैन करना लिखा है। मैं क्यों अपना सिर ओखली में दूं? मैं तो किसी से काम करने को नहीं करता। आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अपनी अपनी फिक्र कीजिए। मुझे आज सिर आटे की कहीं भी कमी नहीं है। इस तरह की सभाएं जितनी ही बार उनके घर में हो चुकी थी, परंतु इस देश की सामाजिक और राजनीतिक सभाओं की तरह इसमें कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। 2 दिन
गुमान ने घर में खाना नहीं खाया। जतन सिंह ठाकुर शौकीन आदमी थे, उन्हीं के चौपाल पर पड़ा रहता। अंत में बूढ़े चौधरी आए, मना कर ले गए। अब भी वही पुरानी गाड़ी अड़ती मचलती हिलती और चलने लगी। पांडे के घर के चूहों की तरह चौधरी के घर के बच्चे भी सयाने थे। उनके लिए घोड़े मिट्टी के घोड़े और नावें कागज की थी। फलों के विषय में उनका ज्ञान असीमित था। गूलर और जंगली बेर के सिवा कोई ऐसा फल न था जिससे बीमारियां घर पर ना समझते हों। लेकिन गुरदीन के खोचे में ऐसा प्रबल आकर्षण था जिसकी ललकार सुनते ही उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता था। साधारण बच्चों की तरह यदि सोते भी होते तो चौंक पड़ते। गुरदीन इस गांव में एक साप्ताहिक फेरे लगाता था। उसके शुभागमन की प्रतीक्षा और आकांक्षा में कितने ही बालक बिना किंडरगार्टन के रंगीली गलियों के ही असंख्य और दिनों के नाम याद हो गए थे। गुरदीन बूढ़ा सा मैला कुचैला आदमी था, किंतु उसके आसपास में उसके नाम के उपद्रवी लड़कों ने उसका नाम हनुमंत मंत्र के नाम कम न था। उसकी आवाज़ सुनते ही उसके खोचे पर लड़कों का ऐसा धावा होता कि मक्खियों की असंख्य सेना को भी रण स्थल से भागना पड़ता। जहाँ बच्चों के लिए मिठाइयाँ थी, वह गुरदीन के पास माताओं के लिए इससे भी ज़्यादा मीठी बातें थी। माँ कितना भी मना करती, बार बार पैसे ना रहने का बहाना करे, पर गुरदीन चटपट मिठाइयों का दोना बच्चों के हाथ में रख देता था और स्नेहपूर्ण भाव से कहता, बहू जी पैसे की चिंता ना करो, फिर मिलते रहेंगे, कहीं भागे थोड़ी जाते हैं। नारायण ने तुमको बच्चे दिए हैं तो मुझे भी इनके न्यौछावर मिल जाती है। नहीं, इन्हीं की बदौलत मेरे बाल बच्चे भी पलते हैं। अभी क्या ईश्वर इनका मोर तो दिखाए, फिर देखना कैसा ठनगन करता हूँ। गुरदीन का यह व्यवहार चाहे वाणिज्य नियमों के प्रतिकूल ही क्यों ना हो, चाहे 100 नगद 13 उधार वाली कहावत का अनुभव सिद्ध ही क्यों ना हो, किंतु मिष्टभाषी गुरदीन को कभी अपने इस व्यवहार पर पछताने या उसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं हुई। मंगलवार का दिन था। बच्चे बड़ी बेचैनी से अपने दरवाजे पर खड़े गुरदीन की राह देख रहे थे। कई उत्साही लड़के पेड़ पर चढ़ गए और कोई अनुराग से विवश होकर गांव के बाहर निकल रहे थे। सूर्य भगवान अपना सुनहरा थाल लिए पूरब से पश्चिम की ओर पहुंच रहे थे। इतने में गुरदीन आता हुआ दिखाई दिया। लड़कों ने दौड़कर उसका दामन पकड़ा और आपस में खींचातानी होने लगी। कोई कहता मेरे घर चलो, कोई कहता मेरे घर चलो, कोई अपने घर का न्योता देना। सबसे पहले भानु चौधरी का मकान पड़ा। गुरदीन ने अपना खोंचा उतारा। मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। बालकों स्त्रियों का टट्टा लग गया। हर्ष और विषाद, संतोष, लोभ, ईर्ष्या, क्षोभ, द्वेष, जलन और नाट्यशाला सज गई। कानूनदा बितान की पत्नी अपने तीनों लड़कों को लिए हुए निकली। शान की पत्नी भी अपने दोनों लड़कों के साथ उपस्थित हुई। गुरदीन ने मीठी बातें करनी शुरू की, पैसे झोली में रखे और थैले से मिठाई दी। थैले का आशीर्वाद लड़के दोनों लिए उछलते कूदते घर में दाखिल हुए। अगर सारे गांव में कोई ऐसा बालक था तो वह गुरदीन की उदारता से लाभ ना उठा पाया तो वह बाकी गुमान का लड़का था। यह कठिन था कि बालक धान अपने भाई बहनों को हंस हंस और उछल कर मिठाई खाते देखकर सब्र कर जाए। उस पर तुर्र यह था कि वह उसे मिठाई दिखा दिखा कर ललचाते और चिढ़ाते। बेचारा धान चीखता और अपनी माता का आंचल पकड़ पकड़ कर दरवाजे की तरफ खींचता, पर वह अबला करे भी तो क्या करे। उसका हृदय बच्चे के लिए ऐंठ ऐंठ कर रह जाता। उसके पास एक भी पैसा नहीं था। अपने दुर्भाग्य पर, जेठानियों की निष्ठुरता पर और सबसे ज्यादा अपने पति के निखट्टूपन पर कुड़ कुड़ कर रह जाती। अपना आदमी ऐसा निकम्मा ना होता तो दूसरों का मुंह क्यों देखना पड़ता, क्यों दूसरों के धक्के खाने पड़ते। उसने धान को गोद में उठा लिया और प्यार से दिलासा देने लगी, बेटा रो मत, अब की गुरदीन आवेगा तो तुम्हें बहुत सी मिठाई दिला दूंगी। मैं इससे भी अच्छी मिठाई बाजार से मंगवा दूंगी, तुम कितनी मिठाई खाओगे। या कहते कहते उसकी आंखें भर आई। आह, या मनहूस मंगल आज फिर आवेगा और फिर से यही बहाने बनाने पड़ेंगे। हाय, अपना प्यारा बच्चा धेले की मिठाई को तरसे और घर में किसी का पत्थर सा कलेजा न पसीजे। वह बेचारी तो इन चिंताओं में डूबी हुई थी और धान किसी तरह चुप न होता था। जब कुछ वश में ना चला तो माँ की गोद से उतरकर जमीन पर लेट गया और लेट कर रोने लगा। रो रो कर उसने दुनिया सिर पर उठा ली। माँ ने बहुत बहलाया फुसलाया, यहाँ तक कि उसे बच्चे को इस हट पर क्रोध भी आया। मानो हृदय के रहस्य कभी समझ में नहीं आते। कहाँ तो बच्चे को प्यार से चिपटाती ऐसी झल्लाई कि उसने 2-3 थप्पड़ भी जोर से लगाए और घुड़कती हुई बोली,